हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स टाइम में आप सभी लोगों का स्वागत है। ईडन में टेस्ट मैच जो है वो शुरू होने वाला है। इसी को लेकर हम पूरा ब्रॉडकास्ट आपके सामने लेकर आए हैं। शुभमन गिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या उन्होंने कहा। साथ में दक्षिण अफ्रीकी कोच है वो चेतावनी जो है इंडियन टीम को यहाँ पर दे रहे हैं। ऋषभ पंत जो है बहुत इमोशनल सा मैसेज उन्होंने दिया है। दोबारा से उनकी वापसी हुई है और हाशिम आमला पूर्व क्रिकेटर हैं दक्षिण अफ्रीका के, उन्होंने दक्षिण अफ्रीका की कमजोरी बताई है। केएल राहुल एक खास मुकाम हासिल कर सकते हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। साथ में सारे आंकड़े आपको इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका से जुड़े हुए दिखाएंगे। तो शुरुआत करते हैं ब्रॉडकास्ट की। दिखाएं जी सबसे पहले अपडेट। टीम इंडिया की दक्षिण अफ्रीका से टक्कर है। कोलकाता के ईडन गार्डन्स पर यह घमासान जो है वो होगा। 6 साल के बाद ईडन गार्डन्स पर कोई टेस्ट मैच जो है वो खेला जाएगा। भारत के पास पॉइंट्स टेबल में यानी कि WTC पॉइंट्स टेबल में नंबर 2 होने का मौका है अगर दोनों टेस्ट मैच टीम इंडिया जीत जाती है एंड बाकी सब चीजें भी ठीक रहती हैं। दूसरी टीमों के मैचेस के नतीजे पर भी असर जो है वो पड़ेगा। 15 साल से भारत में कोई भी टेस्ट मैच जो है वो दक्षिण अफ्रीका ने नहीं जीता है और इस कहानी को वो पलटना चाहते हैं। टीम इंडिया इसको कंटिन्यू रखना चाहती है। एक दो ऐसी टीमों के बीच में टक्कर हो रही है जो टॉप की टीम है। दक्षिण अफ्रीका पिछली बार की WTC चैंपियन है, मौजूदा चैंपियन आप उन्हें कह सकते हैं। और इंडियन टीम जो है उन्होंने इंग्लैंड में अच्छा किया है। नया कप्तान है शुभमन गिल और नए कप्तान की कप्तानी में टीम इंडिया टेस्ट मैचेस में अलग ही सर नजर आ रही है। एक नेल बाइटिंग मुकाबला यहां पर देखने की उम्मीद जो है वो की जा सकती है। दोनों टीमों के पास इंग्रेडिएंट्स भी पूरे हैं। स्पिनर्स भी हैं उस तरफ, जैसे न्यूजीलैंड के पास थे जिनको हल्के में लिया गया, जिन्हें आप कोई हल्के में नहीं लेता, क्योंकि अब जो है अगर आप उस तरीके की खाई और गड्ढे खोदोगे तो फिर खुद गिरने का भी डर रहता है। और वो खाई गड्ढे जो है वो खोदे नहीं गए, उस पर बात भी करेंगे, पिच रिपोर्ट भी यहां पर बताएंगे। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि एक आपके पास यंग कैप्टन है और यंग कैप्टन ने देखा है, उस हार को देखा है। भले वो तब कप्तान नहीं थे, लेकिन उन्होंने ये देखा है कि किस तरह से एक टीम न्यूजीलैंड की आती है और आपको आपके ही बनाए जाल में फंसाकर चली जाती है। मैं पहले भी इस शो पे कह रहा था कि जब आप रैंक टर्नर बनाते हैं तो मुकाबला इस बात का नहीं होता कि कौन ज्यादा अच्छा खेलेगा, मुकाबला इस बात का होता है कौन ज्यादा खराब खेलेगा। यानी वहां पर कोई काबिलियत, कोई टेम्परामेंट टेस्ट की जो रियल फील होती है ना, वो फील नहीं होती, क्योंकि 3 दिन में मैच खत्म हो जाते हैं। जो टेस्ट मैच में आप 225, 210, 220 आप चाहते हैं कि 3 विकेट पर हो आपका स्कोर, वो आपकी पूरी टीम का स्कोर होता है। जो हाईएस्ट स्कोर होते हैं वो होते हैं 40-42, और वो 40-42 भी कोई टेस्ट क्रिकेट की माफिक खेल कर नहीं बनाए जाते। वो कोई एक बल्लेबाज आता है जो 1 से लेकर 10-11 तक किसी भी नंबर का बल्लेबाज होता है और बस बल्ला चलाता है, वो कोई शॉट नहीं बना रहा होता। वो ये सोच के आता है कि जब तक मेरी चल रही है मैं चलाता हूं, तो वो आंख मूंद के शॉट्स मारता है। ये सब मतलब जीत हार ये सब एक अलग चीज है, लेकिन वो आपने उस पूरे माहौल को, उस हार को, वो 3 टेस्ट मैच की हार को शुभमन गिल ने बहुत करीब से देखा है। गौतम गंभीर ने उनसे भी ज्यादा करीब से देखा है। तो इसलिए भी शायद ये जो सीरीज है, इस सीरीज को उस तरह से खेला जाएगा जिस तरह से आप जब कहीं धक्का खाकर आए हो, कहीं चोट खा के आए हो, कहीं लड़खड़ा के आए हो, और फिर आप जब दोबारा संभलते हैं तो आपके सामने एक बड़ी सी टैग लाइन रहती है कि सावधानी में ही सुरक्षा है। तो सावधानी में ही सुरक्षा वाली सीरीज है ये। बिल्कुल जी, और सुरक्षा जो है वो पूरी रखी गई है। फुल फ्लेज 11 एक प्रॉपर टीम जो है यहाँ पर जो है खिलाई गई है। चलिए जी, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच में जो आंकड़े हैं वो आंकड़ों का खेल आपको समझा देते हैं, किस तरीके के आंकड़े रहे हैं टेस्ट मैचेस के अंदर इंडिया में और ओवरऑल भी। दिखाएं जी एक एक करके सारे आंकड़े, टेस्ट मैचेस के आंकड़े। 44 मैच दोनों टीमों के बीच में हुए हैं। भारत ने 16 जीते, दक्षिण अफ्रीका ने 18, लगभग बराबर की टक्कर आप यहां पर कह सकते हैं। 10 मैचेस जो है वो ड्रॉ रहे हैं। अब आ जाते हैं जी भारतीय जमीन पर। भारतीय जमीन पर 19 मैच जो है वो खेले गए हैं। भारत ने 11 जीते हैं, दक्षिण अफ्रीका ने 5, ड्रॉ जो है वो 3 रहे हैं। सीधी सी बात है, जो 15 साल से दक्षिण अफ्रीका यहां पर नहीं जीती है, ये वही आंकड़े ये चीज दिखा भी रहे हैं जो इंडियन टीम का बोलबाला यहां पर रहा है। अब आ जाते हैं जी कोलकाता में, जहां पर पहला टेस्ट मैच होना है। वहां पर क्या है, वहां पर 3 टेस्ट मैच दोनों टीमों के बीच में हुए। 2 में टीम इंडिया ने जीत दर्ज की और 1 में जो है दक्षिण अफ्रीका कामयाब जो यहां पर रहा था। तो इस तरीके के कुछ आंकड़े जो हैं वो दोनों टीमों के बीच में जो है वो पेश आते हैं। चलिए जी, इन आंकड़ों का खेल एक तरफ। अब आ जाते हैं जी पिच पर। पिच बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है जब भी आप खेलते हो, कहीं पर भी खेलते हो, और उपमहाद्वीप में खास तौर पर। तो पिच क्या कहती है जी। पिच को लेकर थोड़े दिनों पहले कच भी हो गई थी, पसंद नहीं आ रही थी पिच, तो कुछ चेंजेस जो हैं वो करवाए गए जो पॉसिबल थे। कोलकाता की पिच पर आखिरी 2 दिन स्पिनर्स को मदद मिलेगी, ये हर कोई मान रहा था। ठीक है, दोनों कप्तान मान रहे हैं। वहाँ पे जो है CAB के अध्यक्ष सौरभ गांगुली कह रहे हैं, पिच क्यूरेटर कह रहा है। 42 टेस्ट मैच इस मैदान पर खेले गए हैं।
सिर्फ 5 बार चौथी पारी में चेज हुआ है लक्ष्य, सिर्फ 5 बार चेज हुआ है, क्योंकि आखिरी चौथे दिन और 5वें दिन बल्लेबाजी करना बहुत मुश्किल यहां पर हो जाता है। पिच से घास हटाई गई है, पानी दिया गया है ताकि पहले 2 दिन जो है थोड़ा बल्लेबाजों को मदद मिले। थोड़ा सा पहले के 1-2 घंटे जो है वो तेज गेंदबाजों को भी यहां पर मदद मिलेगी। रिवर्स स्विंग हुई तो फिर बाद में वो तेज गेंदबाज भी पिक्चर में आएंगे, मगर दोनों टीमों का फोकस जो है ना वो स्पिन पर है। जमकर सर स्पिन के खिलाफ अभ्यास किया गया है और यही मेरे ख्याल से जो है वो की रहने वाला है, जिसे लॉक की कहते हैं कि भाई यहाँ पर जो है वो स्पिन का बोलबाला रहेगा। अब जो स्पिनर्स को अच्छा खेलेगा उसी की बल्ले बल्ले होगी। बिल्कुल, और ये सिर्फ ताले की चाबी नहीं है, बल्कि ये सफलता के ताले की चाबी है। आप स्पिनर्स के ऊपर बहुत डिपेंडेंट रहेंगे, कैसा खेलते हैं आप स्पिनर्स को, क्योंकि आपके अपोनेंट टीम के पास भी स्पिनर्स हैं, वो भी एक अच्छी खासी टीम लेकर आए हैं, उसमें स्पिन गेंदबाज हैं। और आपके स्पिनर्स कैसे गेंदबाजी करते हैं, वो जो टप्पा पकड़ना होता है टेस्ट मैच का, वो टप्पा आप कैसे पकड़ते हैं, कितना अनुशासित होकर गेंदबाजी करते हैं। और कुलदीप यादव की एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है, जब वो अपनी सफलता का जिक्र कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि मैं बल्लेबाज को वही करने के लिए आमंत्रित करता हूं जो वो करना चाहता है, अगर मैं उसको वो करने ही नहीं दूंगा तो फिर विकेट कैसे मिलेगा। तो आप ये बैट्समैन के माइंडसेट को पढ़ें, वो जो आपको अगर शॉट खेलना चाहता है, वो फ्रंट फुट पे जाना चाहता है, वो बैक फुट पे जाना चाहता है, वो स्वीप करना चाहता है, वो जो भी करना चाहता है, अगर आप बेहतर रीड कर रहे हैं तो फिर आपकी बल्ले बल्ले है, आपका जो है पलड़ा वो भारी रहेगा। तो अच्छा कॉन्टेक्स्ट होगा। और जैसा आपने कहा ना कि वो जो एक परंपरागत टेस्ट मैच होता है कि भाई आपको सबको कुछ ना कुछ मिले, शुरुआत में गेंदबाजों को थोड़ा मिले मदद, थोड़ा सा पसीना बहाएं वो, तो उनको लगे कि हाँ उनके पसीना बहाने की वैल्यू है। वरना फिर आपने अगर पाकिस्तान में जैसी विकेटें बनती हैं, जैसे सड़क पे वहाँ मैच होते हैं, वैसा विकेट बना दिया तो उसमें भी मज़ा नहीं आने वाला है। कुल मिला जुला के मैं इन दोनों टेस्ट मैचेस को ये देखना चाहता हूँ कि भारतीय टीम अपने कैलिबर, अपनी ताकत से जीतना चाहती है, या फिर वो कोई अपने मनमाफिक पिच बनाकर और फिर से उसी जाल में फंसना चाहती है, जैसा जाल न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने बनाने की कोशिश की थी और फंस उसमें खुद ही गए थे। बिल्कुल जी, वो कोशिश जो है वो यहाँ पर नहीं की जाएगी। स्पिन मतलब रैंक टर्नर जो पिच है वो यहाँ पर नहीं है। चलिए जी, अब शुभमन गिल, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, क्या कहा उन्होंने मैच के बारे में ये आपको बता देते हैं और साथ में फिर उसके बाद दिखाएंगे कि भाई दक्षिण अफ्रीकी कोच जो है इतने पॉजिटिव और इतने कॉन्फिडेंट क्यों साउंड कर रहे हैं। पहले शुभमन गिल का दिखाएं जी कोट प्लेट, क्या उन्होंने बोला है हम बताते हैं व्यूअर्स को। हमें पता है कि मौजूदा WTC चैंपियन दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेलना आसान नहीं होगा, मुश्किल पल जरूर आएंगे, लेकिन हमने उन्हें पहले भी अच्छी तरह संभाला है। ये 2 टेस्ट WTC फाइनल की दौड़ में बहुत अहम है। प्लेइंग 11 को लेकर लगभग सब कुछ तय हो चुका है। विकेट कल की तुलना में अलग दिख रही है, हम इसे कल सुबह देखेंगे और उसके बाद स्पिन का प्लान तय करेंगे, क्योंकि स्पिनर ही काफ़ी हद तक मैच का नतीजा यहाँ पर तय करेंगे। तो पहली चीज़ तो ये कि वो स्पिनर्स ही नतीजा तय करेंगे, ये मान रहे हैं। दूसरी बात ये कि भाई अक्षर पटेल या कुलदीप यादव, इसको लेकर अभी उनसे सवाल भी पूछा गया सर, तो उन्होंने मतलब कोई जवाब नहीं दिया, बोलो कि भाई ये चॉइस हमेशा ही रहता है। अब देखते हैं कि भाई क्या इसमें कर सकते हैं। अगर आपने फिर अपनी बैटिंग को स्ट्रांग करने के लिए टेस्ट मैचेस में भी कुलदीप यादव की बलि चढ़ाई जो आपने इंग्लैंड में भी चढ़ाई थी, तो फिर ये नाइंसाफी होगी। ये नाइंसाफी भी होगी और फिर ये आपको कॉस्ट कर सकती है किसी भी मैच में। मतलब टेस्ट मैच जीतने का फॉर्मूला जो है वो इतना आसान है कुणाल, कि उसमें कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं। टेस्ट मैच जीतने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक काम करना पड़ता है, विरोधी टीम के बल्लेबाजों को 2 बार ऑल आउट करना होता है, यानी 20 विकेट लेना होता है। 20 विकेट कौन लेंगे? 20 विकेट आपके गेंदबाज लेंगे। आप क्या अपनी गेंदबाजी ऐसी रखना चाहते हैं जहां पर आपके दिमाग में हो कि ये हमें कुछ रन भी कंट्रीब्यूट करके दे दे? अरे भाई, ये फिर जसप्रीत बुमराह से क्यों नहीं कहा जाता है? जसप्रीत बुमराह की जगह पर या मोहम्मद सिराज की जगह पर आप ले आइए ऐसे फास्ट बॉलर्स जो रन भी करते हो। इरफान पठान करते ही थे ना, कपिल देव करते ही थे ना। तो जब आपका वो डिपार्टमेंट खाली है, आपको पता है कि नहीं हमको जसप्रीत बुमराह से रन नहीं चाहिए या सिराज से रन नहीं चाहिए, तो फिर स्पिनर्स के साथ ही क्यों सोचते हैं ऐसे? और फिर हम लोग कितनी बार ये कह चुके हैं और कितनी बार हम ही ने नहीं, बहुत से लोगों ने ये बात कही है कि जो काम आपको एक तो होता है कि गेंदबाज को उसके मन की विकेट मिल गई, वहां पर उसने कमाल कर दिया, एक फास्ट विकेट मिल गई, बड़ा अच्छा सीम स्विंग हो रहा है, वहां पर उसने कुछ कर दिया। एक गेंदबाज ऐसा होता है जिसको इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता कि वो पिच कैसा बिहेव कर रही है, वो उसको मदद कर रही है या नहीं कर रही है, उसके अंदर विकेट टेकिंग एबिलिटी होती है। जो बात आप जसप्रीत बुमराह के लिए कहते हैं, वही बात स्पिन डिपार्टमेंट में मैं और बहुत लोग कुलदीप यादव के लिए कहते हैं। तो सही बात है, अगर आपने वो लालच किया
कि बैटिंग में और डेप्थ ले आए, बैटिंग को और गहरा ले जाएं, तो फिर थोड़ा सा ज्यादती होगी और फिर थोड़ा सा सिलेक्शन भी गलत होगा। मतलब वो संतुलित टीम नहीं होगी। वो टीम हो सकता है जीत जाए मैच, लेकिन संतुलित टीम नहीं होगी। अगर आप संतुलित टीम बनाना चाहते हैं, उसके साथ नतीजा चाहते हैं, तो कुलदीप यादव को ये टेस्ट मैच खेलना चाहिए। बिल्कुल जी। और जिस तरीके से अश्विन और जडेजा दोनों खेलते थे, अब तो अश्विन नहीं है, तो फिर आपको एक प्रॉपर स्पिनर ही उनकी जगह पे जो है ना वो लाना यहाँ पर चाहिए। नहीं, वहां तर्क आ जाएगा कि अश्विन ने बल्लेबाजी सीख ली थी और बाद में फिर वो तो भाई उनके तो शतक भी हैं। बिल्कुल। तो अब हर आदमी पांचों उंगलियां अगर बराबर हो जाएं तो फिर मुट्ठी नहीं बन पाएगी ना, उंगलियां आपस में लड़ने लगेंगी। ये तो कप्तान का काम है, ये तो कोच का काम है कि आप टीम में संतुलन तलाश रहे हैं या आप टीम में 11 बल्लेबाज तलाश रहे हैं। बिल्कुल जी। और हमेशा वो बैकअप्स काम भी नहीं आते हैं, वो देखा गया है। चलिए जी, अब बताते हैं जी, दक्षिण अफ्रीकी कोच जो है ना वो बड़े कॉन्फिडेंट हैं। कोनार्ड नाम है उनका, हेड कोच है दक्षिण अफ्रीका के। क्या वो कह रहे हैं और क्यों वो इतने कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, पहले उनका बयान जो है वो आपको दिखाते हैं। जब आपकी टीम में अच्छे स्पिनर्स मौजूद होते हैं तो इससे सीरीज में रोमांच आता है। मुझे लगता है कि इससे हमारा आत्मविश्वास काफ़ी बढ़ा हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा कि इससे पहले हमारी टीम में अच्छे स्पिनर्स नहीं थे, लेकिन इस बार हमारे पास केशव महाराज, साइमन हार्मर और सुनेरन मुथुसामी के रूप में बेहतर स्पिन तिकड़ी मौजूद है जो इस टेस्ट सीरीज में अपना कमाल दिखा सकती है। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तो है उनको, मतलब इस बात का कि भाई हमारे पास भी स्पिनर्स हैं। अगर वही बात है कि वो पिच में जूस कितना है, आप कब स्पिन गेंदबाजी आपके स्पिनर्स कर रहे हैं, वो सब मैटर करेगा। मगर आपके पास भी स्पिनर्स हैं कि भाई जो कमाल दिखा सकते हैं। और इसमें थोड़ा सा ऐड ऑन ये हो जाता है कि भाई अब आपके पास, मतलब टीम इंडिया के पास वो बल्लेबाज नहीं है जो ना उसको काउंटर उस तरीके से कर सके, वो वीवीएस लक्ष्मण टाइप जो खूंटा गाड़ ही देते थे। अब आपको ना वो ऋषभ पंत चाहिए जो वो आए और वो किसी को कुछ ना समझें और उस कॉन्फिडेंस में ही खेल जाए, तो निकल गया मामला नहीं तो फिर आप फंसते भी नजर आते। और वो न्यूजीलैंड के खिलाफ हो चुका, वो तस्वीर दिख चुकी है जब आप बड़े बड़े धुरंधर बल्लेबाजों के साथ जो है पस्त हुए थे। तो दक्षिण अफ्रीकी कोच को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है यहाँ पर कि भाई शायद वो भी इंस्पिरेशन ड्रॉ कर रहे होंगे कि अगर न्यूजीलैंड ऐसा कर सकती है तो प्रोबेबली हम भी ऐसा कर सकते हैं। और हमारे पास भी 3 क्वालिटी स्पिनर्स तो हैं। बिल्कुल। और फिर दूसरी बात ये भी है कि कोच हैं, वो ये तो नहीं ही कहेंगे कि हम हार जाएंगे और हम बहुत कमजोर हैं या हम 18 हैं 17 हैं। वो तो यही कहेंगे कि नहीं, बराबरी का मुकाबला है, हमारे पास भी स्पिनर्स हैं, हमारे पास भी हर आक्रमण का हर वो हथियार है जिससे हम भारत को हरा सकते हैं। तो ये तो बयान हो गया, बयान को बस इतनी तरह से देखना चाहिए। जहां तक मेरा आकलन है इस सीरीज को लेकर, या मुझे लगता है कि वो फिर मैं आऊंगा उस न्यूजीलैंड की सीरीज पर। न्यूजीलैंड की सीरीज में जो आपको जख्म मिले हैं, उन जख्मों की वजह से आप इतने ज्यादा प्रोएक्टिव हो गए हैं, इतने ज्यादा आप समझदार हो गए हैं, चोट खाने के बाद संभले हुए हैं कि मुझे लगता नहीं कि जो स्पिनर्स हैं साउथ अफ्रीका के, वो भारतीय बल्लेबाजों को उस तरह से परेशान करेंगे जैसा वो परेशान न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में हुए थे। दिमाग का खेल है कुणाल। कई बार आप बेवजह, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि राहुल द्रविड़ बहुत महान बल्लेबाज थे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन राहुल द्रविड़ कभी कभी अति रक्षात्मक भी हो जाते थे। और अति रक्षात्मक होने में क्या होता था कि ओवर की 6 की 6 गेंद आपने यहाँ खेल ली और उसके बाद आप दूसरे छोर पे चले गए, सामने वाले बल्लेबाज के मन में एक डर जरूर पैदा कर गए कि यार लगता है कोई बहुत ही कमाल की गेंदबाजी हो रही है कि रन ही नहीं बन रहे। तो स्कोर बोर्ड चलाना है आपको, और स्पिनर्स कहीं के भी हों, भारत के हों, साउथ अफ्रीका के हों, न्यूजीलैंड के हों, मर्जी जिस देश के भी हों, आपको उनके खिलाफ हमेशा स्ट्राइक रोटेट करनी होती है। मेरे ख्याल से भारतीय टीम बहुत बेटर प्रिपेयर्ड है। वैसी दिक्कत आनी नहीं चाहिए जैसी साउथ अफ्रीका के कोच को लग रही है कि भारतीय टीम को आएगी। बिल्कुल जी, वो अपनी तरह से पॉजिटिव है। मगर इंडियन टीम जो है ना, वही जो है भाई दूध का जला झाग भी फूक फूक कर पीता है। तो उनको पता है कि भाई अब वो यहाँ पर जो है वो गलतियाँ नहीं दोहरानी है जो दोहरा दी थी न्यूजीलैंड के खिलाफ। मोटा मोटा प्लेइंग 11 क्या हो सकता है वो एक तस्वीर आपको दिखा देते हैं जो हमें लगता है कि प्लेइंग 11 मैदान पर उतारी जाएगी। बाकी तो कोच और कप्तान का निर्णय है, जो टॉस के वक्त जो है वो आपको यहाँ पर पता लगेगा। प्लेइंग 11 जैसी आती है वो आपको दिखाते हैं, मगर बता देता हूँ आपको कि भाई यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, शुभमन गिल, ऋषभ पंत, ध्रुव जुरेल, रविंद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज। 2 तेज गेंदबाज आपके पास हो गए, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, कुलदीप, वाशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा। 3 स्पिनर हो गए जिसमें से 2 जो है वो ऑलराउंडर्स हैं, दे कैन बैट एंड बैट वेल। उसके बाद आपके पास ध्रुव जुरेल एज ए स्पेशलिस्ट बैट्समैन, ऋषभ पंत विकेट कीपर, और फिर 1 2 3 4 आपके पास जो है टॉप ऑर्डर के यहाँ पर बल्लेबाज जो हैं वो यहाँ पर हो गए। साई सुदर्शन को अगर मौका मिलता है, जो अच्छी बात है, अभी तक कोई बहुत बड़ा कमाल नहीं किया है, मगर ये है कि भाई टीम उनके साथ स्टिक कर रही है कि भाई नंबर 3 पर 2 इन्हें मौका, 2 एक लॉन्ग रन, थोड़ा
क्योंकि एज भी है उनके साथ, तो एक लॉन्ग रन दे के यहाँ पर देखा जा रहा है। बाकी तो टीम सर संतुलित नजर आ रही है, अनलेस एंड अनटिल आप कुलदीप यादव की जगह जो है वहां पर अक्षर पटेल को ना घुसाना चाहो। मैंने कहा ना कि फिर वही संतुलन नहीं होगा। आप मुझे एक बड़ा बेसिक सवाल बताइए, ध्रुव जुरेल क्यों है इस टीम में? ध्रुव जुरेल के इस टीम में होने की क्या वजह है, सिवाय इसके कि वो रन्स कर रहे हैं, यानी वो फॉर्म में, और तो कोई वजह नहीं है ना। वरना एक टेस्ट मैच की टीम में दो स्पेशलिस्ट विकेट कीपर को लेकर आप आए, मतलब बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर ओकेजन में होता होगा। वनडे में फिर भी चल जाता है, टी20 में फिर भी चल जाता है। टी20 में आप संजू सैमसन को भी खिला लीजिए, दिनेश कार्तिक को भी खिला लीजिए, अगर कोई और मर्जी आए विकेट कीपर उसको भी खिला लीजिए, बात समझ में आती है। लेकिन टेस्ट मैच का संतुलन तभी बनता है जब आप उसका जो कॉम्बिनेशन है उस कॉम्बिनेशन से जाए। उस कॉम्बिनेशन की थ्योरी को आपने ध्वस्त किया, क्यों? क्योंकि आपने कहा कि साहब ध्रुव जुरेल जो है बहुत अच्छी फॉर्म में है और हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो फिर कुलदीप यादव पर भी ये फॉर्मूला लगना चाहिए कि वो बहुत अच्छी फॉर्म में है, संभवतः अपने करियर के सबसे अच्छे स्पेल वो डाल रहे हैं। तो आप उनको सिर्फ इसलिए कह दें कि नहीं आप बाहर बैठिए क्योंकि अक्षर पटेल थोड़ी सी बल्लेबाजी भी कर लेते हैं, यही बात ये मुझे भी नहीं पच रहा है। बाकी जैसा 20-22 साल का जो एक्सपीरियंस है क्रिकेट की कवरेज का, प्लेइंग 11 एक ऐसी चीज़ है कुणाल, मैंने अपने करियर में कभी इस पर दांव नहीं खेला, क्योंकि कप्तान कोच कब कहाँ क्या बदलाव कर देंगे आप नहीं जानते। आप कह रहे हैं साई सुदर्शन को लॉन्ग रन देना चाहते हैं, कल के प्लेइंग 11 में साई सुदर्शन नहीं दिखाई देंगे तो क्या कहा जाएगा? बिल्कुल। तो आप जो सोच रहे हैं उस पर आधारित फैसला होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये पिच ऐसा बिहेव करेगी या टेस्ट मैच ऐसा चलेगा, इसलिए मैं ऐसी टीम खिलाऊंगा। आप किसी कप्तान के दिमाग को पढ़ लें, मुश्किल काम है। तो इसलिए मैं प्लेइंग 11 से बहुत बचता हूं। बावजूद इसके हाँ, ये संभावित प्लेइंग 11 में जो आपने एक दो चीजें बताई वही संभवतः होंगी, बदलाव अगर होते हैं तो। बिल्कुल जी। और केएल राहुल के पास एक मौका है, केएल राहुल का मौका आपको बताते हैं। केएल राहुल को एक खास उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। शुभमन गिल और रविंद्र जडेजा के बारे में हमने आपको दूसरे ब्रॉडकास्ट में बताया ही था। केएल राहुल क्या उपलब्धि हासिल कर सकते हैं आपको दिखाते हैं जी। 4000 टेस्ट रन पूरे करने से वो 15 रन दूर हैं। 4000 टेस्ट रन बनाने वाले वो 18वें भारतीय होंगे, बनी जाएंगे संभवतः 15 रन। 2025 में खेले 8 टेस्ट मैचों में उन्होंने 53.21 की औसत से 745 रन बनाए हैं। तो साल जिस तरीके से बीता है उस साल का अंत भी वो उसी तरीके से करना चाहेंगे। वैसे दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कुछ ज़्यादा उन्होंने कमाल किया नहीं है, 28-29 का उनका औसत है। मगर केएल राहुल जब से विराट कोहली रोहित शर्मा नहीं है तब से एक अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी में थोड़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होके खेलते हुए नज़र आ रहे हैं। वो सबसे अच्छी बात है। वो मुकाम जो है वो तो हासिल होते ही चले जाएंगे, मगर बात ये कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा के खेल रहे हैं यहाँ पर कि यार अब मैं वन ऑफ द सीनियर बैट्समैन हूँ या मोस्ट सीनियर बैट्समैन ही आप कह लीजिए उनको इस टीम के अंदर, तो मेरे को उसी तरीके से खेलना है। मुझे अपनी टीम को जो है वो बाइंड करके रखना है और वो पूरे साल भर नज़र भी आया है। यही तरीका भी है कुणाल, अगर आप टीम में अपनी जगह को हमेशा मजबूत देखना चाहते हैं, हर सीरीज से पहले आप ये नहीं चाहते कि ये सवाल उठने लगे कि फला खिलाड़ी खेलेगा या नहीं खेलेगा, वो टीम में चुना जाएगा या ड्रॉप होगा, हर मैच से पहले प्लेइंग 11 में आपके ऊपर तलवार ना लटकी हुई हो। अगर आप इन सब चीज़ों से बचना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम में स्थायी जगह हो, अगर आप चाहते हैं कि विश्व क्रिकेट में आपका एक रुतबा हो, आपका एक नाम हो, तो यही सारी चीज़ें करनी होती हैं। क्या सचिन तेंदुलकर जब आए थे, पहला टेस्ट मैच उन्होंने खेला था, क्या उन्होंने जो हासिल किया वो सब कुछ पहले टेस्ट मैच में हासिल कर लिया था? नहीं ना। सीनियर प्लेयर्स होते हैं, उन सीनियर प्लेयर्स के विराट कोहली का एग्जांपल ले लीजिए। 2011 वर्ल्ड कप विराट कोहली जो है उन्होंने फाइनल में भी एक छोटी सी साझेदारी की थी जो बड़ी क्रूशियल साझेदारी थी। पहला मैच जो भारत ने खेला था बांग्लादेश के खिलाफ, वहां पर बांग्लादेश जाके वहां पर भी उन्होंने रन्स किए थे, लेकिन तब विराट कोहली वो विराट कोहली नहीं थे जिनको हम जानते हैं। तब उनसे उस तरह की एक्सपेक्टेशन नहीं थी जो बाद में थी। तो प्रोबेबली केएल राहुल जब भारतीय क्रिकेट में आए उस समय विराट कोहली, रोहित शर्मा, तमाम बड़े नाम थे, टेस्ट क्रिकेट के भी बड़े बड़े नाम थे, वो अब नहीं है। तो आपकी जिम्मेदारी ही यही है, आपसे अपेक्षा ही यही की जाती है जो आपने कहा कि आप टीम के सीनियर मोस्ट बैट्समैन हैं, आप अपनी जिम्मेदारी को समझें, आप टीम को टेस्ट मैचेस में वो मजबूती दें, आप वो स्कोर बोर्ड को उस तरह से चलाएं, आप अपनी गेम अवेयरनेस का फायदा टीम को पहुंचाएं। अल्टीमेटली चैंपियन खिलाड़ी ऐसे ही बनता है। बड़े प्लेयर हैं, समझदार प्लेयर हैं, टेम्परामेंट बहुत अच्छा है। बस उस जिम्मेदारी को जब वो उठाएंगे तो अब जो भी उनका करियर बचा हुआ है उसमें वो अपने इस तरह के जितने भी माइलस्टोन्स आपने जैसे बताया उस तरह के माइलस्टोन्स अपने आप आते रहेंगे। तो कहते हैं ना कि फेदर इन अ कैप, आप अपने करियर में चार चांद लगाते हैं, वो 4 चांद लगाने का समय अब उनका आ गया है। जब विराट नहीं है, रोहित नहीं है, यानी वो स्टार्स नहीं है,
जो स्टार्स कभी इस टीम की जान हुआ करते थे। बिल्कुल जी, मगर एक स्टार की वापसी हुई है, ऋषभ पंत की। ठीक है, उनके साथ आप जिम्मेदारी थोड़ी अलग किस्म से निभाते हैं, वो निभाते वो भी हैं, मगर उनका थोड़ा सा स्टाइल अलग है। ठीक है, बड़ा इमोशनल सा उन्होंने एक मैसेज भी लिखा है वापसी पे। वैसे तो अब गिनना पड़ेगा कि कब कब उन्होंने वापसी की है। उन्होंने कहा है, दिखा दे जी, चोट लगने के बाद वापसी करना कभी आसान नहीं होता, लेकिन भगवान मुझ पर मेहरबान रहे हैं। मैं जब भी मैदान पर जाता हूं, मैं ऊपर देखता हूं और ईश्वर, अपने माता पिता, परिवार और मेरा साथ देने वालों का शुक्रिया अदा करता हूं। मैं उस पर फोकस करता हूं जिसे मैं नियंत्रित कर सकता हूं, क्योंकि किस्मत एक ऐसी चीज़ है जिसे आप नियंत्रित नहीं कर सकते। अगर ये बात वो मानते हैं कि किस्मत एक ऐसी चीज़ है जिसे आप नियंत्रित नहीं कर सकते, तो फिर आप इतने चांस कैसे ले लेते हो? मतलब किस्मत को मौका कैसे देते हो इतने सारे कि भाई वो आपको जो है मैदान से बाहर कर दे। और ये हो चुका है ऋषभ पंत। चलो, एक तो अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट था, वो तो किसी के साथ भी हो सकता है, मगर जिस तरीके से वो खेलते हैं, अब मुझे लग रहा है यही उनकी ताकत भी है, यही कई बार आपको भुगतना भी पड़ता है, मगर यू हैव टू लिव विद दिस। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ आपको ऐसे ही जीना होता है, क्योंकि वो ऐसे ही परफॉर्म कर सकते हैं, आप उन्हें बदल नहीं सकते। वीरेंद्र सहवाग, मतलब आप देख लीजिए, आप पूरे करियर में आप उनके टेस्ट रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, बड़े ही चमकते दमकते आकर्षक उनके रिकॉर्ड्स हैं। पहले खिलाड़ी हैं जिनको हम मुल्तान का सुल्तान कहते हैं, जिन्होंने 13 शतक बनाया। लेकिन आप अगर किसी क्रिकेट के पंडित से, किसी के जानकार से जाके पूछ लीजिए, तो वो 36 आलोचना कर देगा कि मैच में अवेयरनेस नहीं थी, आप ज़बरदस्ती के ओवर एग्रेसिव थे, टीम की ज़रूरतों को नहीं समझते थे। अरे भाई, जब समझते ही नहीं थे तो इतने बड़े खिलाड़ी बन कैसे गए? तो ऋषभ पंत भी उसी रास्ते पर हैं जहां पर वो एक पर्टिकुलर चीज़ सोच कर जाते हैं, उसके लिए रिस्क लेते हैं। कई बार वो रिस्क कैलकुलेटेड होता है, कई बार वो कैलकुलेटेड नहीं होता है। जब वो कैलकुलेटेड होता है, वो रिजल्ट देता है, तो हम उनकी तारीफ करते हैं। लेकिन फिर जैसा आपने कहा, यू हैव टू लिव विथ हिम, आपको उनको बैक करना पड़ेगा, आपको उनके साथ रहना पड़ेगा, क्योंकि एक छोटे से अपने करियर स्पैन में जिस तरह के टेस्ट मैचेस में इम्पैक्ट वाली पारी उन्होंने खेली है, उतनी इम्पैक्टफुल पारी इतने कम समय में खेलना बड़े बड़े दिग्गजों के बस में नहीं होता, वो नहीं कर पाते। तो वो उनका एक कह लीजिए विल पावर है। सोच के जाते हैं, ये नहीं चिंता करते हैं कि सामने कौन सी टीम है, कौन सा गेंदबाज है, उस गेंदबाज का रुतबा क्या है। उनको लगता है उनको करना है तो करना है। ये किस्मत से ज़्यादा कहिए कि अपनी विल पावर पर, अपनी सोच पर, अपनी संकल्प शक्ति पर उनको भरोसा है। सिर्फ किस्मत के भरोसे तो कोई नहीं इतना कुछ कर सकता है जो उन्होंने किया है। और जिस तरह से उन्होंने जो टेस्ट क्रिकेट में उनकी इनिंग्स की मैं बात कर रहा हूं, तो एक वापसी है। और बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि भगवान मेहरबान है, वाकई भगवान मेहरबान है। वरना जिस तरह की, मतलब ये तो क्या था, ये तो महज एक फ्रैक्चर था ना। बिल्कुल, बहुत लोगों को होता रहता है, आम लोगों को भी हो जाता है क्रिकेटर्स के अलावा, और ठीक हो जाता है, सबको पता है। 100 में से 99 लोग का फ्रैक्चर जिस उम्र में वो है, उस उम्र में ठीक ही हो जाता है। प्रॉब्लम तो तब हुई थी जब वो सड़क दुर्घटना, जिसका जिक्र आपने भी किया। तो जिस खिलाड़ी ने मौत को इतनी करीब से देखा हो, वो क्या ही प्लास्टर से डरेगा। वो अगले दिन आके बैटिंग कर रहे थे, आपने देखा ही, हम सब ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा। तो वेलकम बैक। और जो उनकी स्ट्रेंथ है, जो उनकी ताकत है, जो उनकी इच्छा शक्ति है, या जो उनकी संकल्प शक्ति है, जो दो शब्द मैंने कहे, उस पर खरे उतरे। भारतीय टीम को, मतलब आप सोचिए ना कि ये रुतबा ही तो है कि ध्रुव जुरेल जो रन्स कर रहे हैं, उनको जगह मिल रही है। लेकिन ऋषभ पंत के लिए कोई नहीं कह रहा है कि भाई कुछ तो दिखा दो, क्या किया क्या नहीं किया। ठीक है, डोमेस्टिक मैचेस खेल के आ रहे हैं, बट ये अर्न किया है उन्होंने, और बस इसी को और आगे बढ़ाना है। थोड़ा सा धीरे धीरे, मेरे ख्याल से जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, थोड़ा सा शांत भी होंगे। और थोड़ा सा वो जो जिस शॉट को लेकर आपको बार बार आपत्ति होती है कि वो फास्ट बॉलर पर वो स्वीप मारने गए ही क्यों होते जिस पे चोट लगी, तो वो सब शायद बंद करें। लेकिन बंद ना भी करें तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं, जब तक वो अनटिल अनलेस जिस तरह की इनिंग्स खेलते हैं, भारत को मैच जिताते हैं, या भारत के लिए मैच बचाते हैं, या भारत के लिए मैच बनाते हैं। क्योंकि हमेशा से कहा गया है कि टेस्ट मैच में बैट्समैन मैच बनाता है, जिताता गेंदबाज ही है। बिल्कुल जी। और इसी बात को लेकर ना दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज रहे हाशिम अमला, उन्होंने एक बात बोली है, बड़ी गहरी बात है और बिल्कुल एप्ट बात है। दिखा देते हैं एक बार फटाफट से। अगर आप दोनों टीमों की गेंदबाजी देखें तो दोनों के पास बेहतरीन तेज गेंदबाजी अटैक और स्पिन अटैक है। अगर बल्लेबाजी की बात करें तो दक्षिण अफ्रीका यहां पर थोड़ी कमजोर नजर आती है। बोर्ड पर बड़े रन बनाने की क्षमता जिसके पास ज्यादा होगी, उसके गेंदबाज दबाव बनाकर आगे आएंगे, और यही महत्वपूर्ण होगा। टेस्ट मैच में पर्याप्त रन बनाने होंगे, तभी आपके गेंदबाज जीत के लिए जा सकेंगे। तो उन्होंने क्रक्स बोल दिया है कि भाई ठीक है, मेरे को दोनों तरफ लग रहा है, अब वो ठीक है, अब वो टेस्ट मैच या ऑन द डे हो सकता है कि भाई किसी के स्पिनर ज़्यादा अच्छा कर जाए, मगर मोटा मोटा यही है
कि आपके बल्लेबाजों को रन बनाने होंगे, तभी वो गेंदबाज जो है ना वो उनका ऑन होगा, मतलब मीटर, नहीं तो फिर उनका मीटर ही ऑन नहीं होगा। वो दबाव ही किस बात का बनाएंगे जब तक स्कोर बोर्ड पे रन नहीं होगा। और यहां पर दक्षिण अफ्रीका की टीम में कमजोरी है, क्योंकि उनके जो प्लेयर्स हैं उनको इतना ज्यादा अनुभव नहीं है इंडियन कंडीशंस को और इस तरीके की कंडीशंस के अंदर एक्सेल करने का। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर आपको पहली इनिंग में 220 रन बना के दे दिया आपके बल्लेबाजों ने, तो गेंदबाज क्या करेंगे मुझे बता दीजिए। 220 रन तो जो मैं शो की शुरुआत में कह रहा था ना कुणाल, 220 रन अगर आपने, या तो फिर 220 रन बनाने के बाद आप 60 रन पर सामने वाली टीम को लपेट दीजिए, यानी आप 150 रन की कम से कम डिसेंट 100-125 रन की लीड ले लीजिए। वो होता नहीं। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि सारे खिलाड़ी आजकल आईपीएल खेल रहे हैं। ये सब इनको पता है कि आप मर्जी चाहे जैसी गेंदबाजी कर लें, लेकिन वो लारा लप्पा लगा के इधर से उधर से वो बना ही लेते हैं। और अगर 15-15, 20-20 रन, 10-10 रन, 12-12 रन भी कंट्रीब्यूट हुआ तो पता है, और आपने मान लेते हैं बहुत अच्छी गेंदबाजी की, आपने बनाए 220, उन्होंने ले जाके टिका दिया उसको 201 के, 202, 205 रन पर, कोई फायदा नहीं रह जाता मैच वहां पर। फिर उसके बाद आपने बनाए 180, तो वही वाली बात है, कौन ज्यादा खराब खेलेगा। यहां जरूरत है कि जो भी टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है वो इतने रन कम से कम स्कोर बोर्ड पर जोड़े कि उसके जो गेंदबाज हैं उस पर जाकर कुछ कर सकें, कुछ सोच सकें। वरना फिर अगर वही 180 से 250 के बीच का स्कोर टीमें सोच रही हैं तो वहां पर मुश्किल आने वाली है। हालांकि मैं मानता नहीं हूं कि ऐसा होगा, इतनी खराब विकेट नहीं मिलने वाली कोलकाता में। कोलकाता की विकेट ठीक ठाक मैचेस देखे हैं मैंने, वहां पर आपको ठीक ठाक रन मिलेंगे, मिलने भी चाहिए अगर इस सीरीज में आप चाहते हैं कि लोगों का इंटरेस्ट रहे तो। बिल्कुल जी, और पहले बल्लेबाजी करना ना, ये भी वन ऑफ द पॉइंट है। अगर जो पहले बल्लेबाजी करेगा, अगर वो उसका एडवांटेज उठा गया तो दूसरी टीम उसको फिर मैच में पकड़ती ही नजर आएगी। उसके लिए बहुत मुश्किल होगा फिर उस मैच को पलटना, क्योंकि चौथी पारी में फिर उसको बैटिंग करनी है। एग्जैक्टली, फिर चौथी पारी में बल्लेबाजी करनी है और वहां पर फिर स्पिनर्स जो है अपना रोल यहां पर अदा करेंगे। चलिए जी, इस मैच पर हमारी नजर रहेगी, जो भी अपडेट्स आते रहेंगे आप तक पहुंचाते रहेंगे। प्लीज स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी हम दोनों को दीजिए इजाजत, टाटा बाय बाय।